ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है कन्वर्जन एंड जिहाद आर स्टेप ब्रदर्स। बस ऐसे ही प्रॉब्लम्स चलती रही माइंड में, तो मैंने सोचा थोड़ा आपके साथ अपने मन के भाव डिस्कस किए जाएं। दोस्तों, एक है भारत, एक है भारतीयता। इसको तो ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कहीं ना कहीं मन समझा ही देता है। ये मणिपुर में उसका एक केस निकल के आया, कुछ लेडीज़ के साथ, बच्चियों के साथ बर्बरता। 2.5-3 महीने का पुराना केस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे निकल के आया। मेरे तो ख्याल में मीडिया को सब मालूम होता है, पॉसिबल नहीं है। क्या प्रेजेंस है मीडिया की दोस्तों। बाप बनते हैं हमारे साइज के, लेकिन नहीं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो हमारा पॉलिटिकल क्लैन है, सबको सब पता है। ये व्यथा है भारत की और भारतीयता की। चाहे वो एक्सोडस ऑफ कश्मीरीज हो या सिमिलर एक्सोडस इन हंड्रेड्स ऑफ पॉकेट्स ऑल अराउंड इंडिया, या पॉलिटिकल किलिंग्स, मर्डर्स इन बंगाल हो, चाहे ये पालघर के साधुओं का मारा जाना हो। इफ यू प्रोब फॉर द बेसिक फैब्रिक in case of such social crimes in our country, in roots you will find only one poison: conversion and jihad are step brothers. सच दोस्तों, आग का दरिया है और डूब के जाना है। ट्रू, इट्स ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। सच ही है, सत्य कठोर है, कटु है, निर्मोही है। अब आप शब्द जोड़ लो, कन्वर्जन है तो फोर्स्ड कन्वर्जन है, कि नहीं। इट इज हंगर, फूड, फियर, और देन वी आल्सो से दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली रूल। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो कुछ जैसे है ही नहीं। ये है दोस्तों पॉइंट्स। तो कन्वर्जन तो हमें स्वयं की खुद करनी है या दूसरे को करनी है, इट इज डिफरेंस इज ओनली सो मच। और जिहाद की अगर हम बात करें तो वैसे भी इट इज टोटली बंगल्ड अप। सीधे के सीधे भगवान से लेकर के राक्षसी चीज़ को जोड़ देते हैं, हट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, साथ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन हमने बना रखी है। और सबसे बुरी जड़ में अब नंबर गेम का चक्कर जो चालू हो गया है दोस्तों। अब अगर भारत को समझें, भारतीयता को जानने के लिए, तो दोस्तों हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था 2 प्रकार में से निकलती थी। एक आश्रम व्यवस्था और एक फिर जाति अवस्था। आपको मालूम ही है, जाति अवस्था बहुत बाद में आई थी, पहले आश्रम व्यवस्था थी। 4 वर्ण होते हैं, ये सब हमको मालूम है दोस्तों। और दूसरी तरह से देखें तो हमारे देश में सबसे पहले थे देव और दानव। दूसरे फेज में फिर आए सुर और असुर, और जब और मानव आ गए तो यक्ष और रक्ष। ये यक्ष जो थे संपत्ति के मालिक थे, और रक्ष जो थे ये रक्षा के मालिक थे।
धीरे धीरे समय चलते चलते रक्ष जो थे असुरों से मिल गए और राक्षस बन गए। यही थी हमारे यहाँ की अर्लीस्ट व्यवस्थाएं, एंड देयर चेंजिंग्स। इसी में से भारतीयता निकल के आती थी। हाँ, ये नाक कैसा है या नाक नक्श जिसको कहते हैं, और रंग, इनके ऊपर भी व्यवस्थाएं थी हमारे यहाँ पे वर्ण की। आपस में शादी नहीं करेंगे, ये चीज़ें ऐसे, क्योंकि अपने आप को एक टाइप का मानते थे। और फिर बाद में जाति भी निकल के आई थी, और ये जाति ज़्यादातर स्किल सेट या काम के हिसाब से, जो समाज के हिसाब से काम है बहुत सारे, उसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग अपनी स्किल सेट्स बढ़ा करके उसमें अच्छा कर पाए, तो ऐसा कुछ ये थी व्यवस्था। और एक दूसरे वे में देखें तो दोस्तों, ये जो भारत का भूखंड था ना, यहाँ पे तो दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी और है। कोस्टल प्लेन्स से लेकर के हिमालयाज़ तक, प्लेट्यूज हों, छोटी हिल स्टेशंस हों, हाई माउंटेन्स हों, स्नो कवर्ड एरियाज हों, या फिर रेगिस्तान हो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हों, रिवर्स बेड्स हों, सभ्यताएं जहाँ जहाँ पनपती हैं। यहाँ की सॉइल के जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशंस हों, यहाँ के ऋतुएं हों, और सबसे ज़्यादा लॉर्ड्स ऑफ सन। ये भारत की ज्योग्राफिकल पोजीशन रही। और इसी कारण यहाँ के भाषाएं, रीत रिवाज, तीज त्योहार बहुत 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 सारे डेवलप हुए। ये सब तो दोस्तों हमें मालूम ही है। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, कि वैदिक काल चला कोई 1500 BC तक, और भक्ति काल शुरू हुआ 1000 AD के बाद। तो ये बीच के 2500 साल दोस्तों। तो एक ये और चीज़ मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कभी तो हम बड़े होंगे ही, कभी तो होते ही हैं बड़े, तब हम फिर शास्त्र, अध्यात्म, भगवान के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना रहता है कि लेट अस बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये वैदिक काल 1500 BCE तक, तो समझने वाली बात यह है कि 1500 BCE मतलब कलयुग भी काफ़ी निकल गया। और उधर कोइंसिडेंस देखिए कि वेस्ट में कुछ सभ्यताएं पनप के ख़त्म होने की कगार पे भी आ रही थी। सनातन का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, उससे लेकर के जब भारत में भक्ति काल आने का समय आया या इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो 2500 साल बीते इसमें, और 2500 साल तक भारत विश्व में गुरु के नाम पे ही रहा, गुरु ही रहा। तो ये था आफ्टर इफेक्ट ऑफ द वैदिक एरा। ये तो चीज़ दोस्तों हमें माननी ही चाहिए, और इसी में से निकल के आती है भारतीयता, जैसे मैं समझता हूँ। और दूसरे तरीके से समझें तो जो भी हमारे ये ऋषि थे, नेशनल इंटरनेशनल फेम के, या बहुत ही डीप तपस्वी टाइप के, ज्ञानी टाइप के, उनको ये तो समझ में आ रहा था कि कलयुग का जब सेकंड फेज चालू हो जाएगा तो मानव में शक्ति और ज्ञान तो बहुत कम हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों उनकी मैं तो कहूँगा प्लानिंग से, क्योंकि जो हमें आज मिला है या सब देखते हैं पुराना, तो ये तो उन्होंने बनाया, खुद तो कुछ नहीं बनता। ये तो हम एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रोफेशनल समझते ही हैं। और आज जो हम पा रहे हैं ये हमने बनाया, और 2500 साल पहले हमने उनका बनाया हुआ खाते रहे खाते रहे खाते रहे। कितना भी बिगाड़ लेते, बिगाड़ ही नहीं पाए, इतनी पावर थी उसकी। 2500 साल तक हमने फ्री में बिना कुछ किए हुए खाया।
एनीवेज, भारतीयता को समझें तो भारत में इतनी भाषाएं, इतने कल्चर्स, सब कुछ जैसे हम जानते हैं, तो दोस्तों वैसे ही लोकल साधु स्वामी डेवलप हो गए, पैदा हो गए। अपने अपने कल्चर में ही उन्होंने भगवान को गाया, सृष्टि को गाया। धागा वही था, राम, कृष्ण, शिव और मोती और फूल अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग साइजेस के रहे। उसके ऊपर भिन्न भिन्न मालाएं बनती रही। भारत पिरोया हुआ था हर एक माला में। यही थी भारत की भारतीयता। और इसके संवाहक थे हमारे साधु स्वामी। डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले साधु स्वामी आपस में कम्युनिकेट कर लेते थे। इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत का शास्त्र गाते गाते, लोकल कोलोकियल संगीत भजन गाते गाते हर एक इंसान उसके बारे में अवगत हो जाता था। ऐसा कोई कर्म कांड नहीं था, ऐसा कोई संस्कार नहीं था मानव का, ऐसा कोई त्योहार नहीं था जिसके ऊपर एग्जैक्ट शास्त्र अनुसार डिफाइन करते हुए गाने ना हो, भजन ना हो, संगीत ना हो। तो इट बिकेम ए मेथड ऑफ नोइंग भारत, भारतीयता। और दोस्तों ये साधु चलिए बाद में अखाड़ों में बन गए। और उधर तो बहुत, जैसे मैंने बताया कि जब जात वाली बात इंडिया में आई वर्ण आश्रम के बहुत बाद में, तो दो चीज़ें और समझने वाली थी कि एक तो तीसरा फैक्टर हमेशा हमारे देश में शुरू से रहा ही है, और दूसरी बात कि जात में भी और ईश्वर वाली बातों में भी तीसरा फैक्टर हमारे यहाँ पर हमेशा रहा है, शुरू से रहा है दोस्तों। अगर ईश्वरवादी थे, अनीश्वरवादी थे, तो पंथवादी भी थे। ये तो हमारे देश की महानता मान लो इसको, या डाइवर्सिटी मान लो। तो यहाँ जो हम पहुँच गए साधु स्वामी तक, तो दोस्तों एक चीज़ तो ये थी कि इन साधुओं ने, स्वामियों ने हमारे देश की जो भी ये ज्ञान था, स्पिरिचुअल ज्ञान, इसको बहुत डीपली स्टडी भी किया था अनक्वालिफाइड वे में। तो इसी से ये पंथ और स्पिरिचुअली रिच होते चले गए थे। इनके लॉजिक में कभी आप जाएंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। ये वेद से ऊपर की बात करने लग पड़ते हैं बीच बीच में। हाँ, मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि इनका भलेखा है, बट वट एवर, दैट लॉजिक एट दैट मोमेंट अपीयर्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, बहुत सारे हैं जो इन चीज़ों में कॉमनलिटी, नॉर्मलसी भी लेके चलते हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में करने का है। ये जो साधु बने, ये सर आपस में कभी लड़ते नहीं थे, नंबर गेम में कभी नहीं पड़ते थे। इनमें आपस में कॉम्पिटिशन्स तो बहुत होते थे, लेकिन झगड़े कभी नहीं होते थे। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो भारतीयता ने शुरू से ही इस हालत में पहुंचने के बाद भी नंबर गेम को रिजेक्ट किया। ये इतना नैरो थॉट था कि ये तो भारतीयता के अगेंस्ट ही माना गया, इसीलिए भारत में जो ये रूट अंडरस्टैंडिंग है, इट रिमेन्स सेम ऑलवेज। ऐसे दोस्तों भारतीयता kept entrusted with these sadhus and swamis for a very long time. एक तरफ तो बड़े बड़े नाम थे स्क्रिप्चरल गुरुओं के, और एक तरफ ये साधु सन्यासी स्वामी थे। ऐसे देश की जनता, हम लोग इनके साथ, भारतीयता के साथ जुड़े रहते थे दोस्तों। ट्रस्ट था, एक फेथ था और सच्चाई थी।
इनके साथ जुड़ के कभी भी आप कॉपी बुक इंडियन रिलीजन के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में जान सकते थे. They were like windows from where we could peep into the great Indian, mythology and whatever. फिर अब दोस्तों इंडिया मॉडर्न होने लग पड़ा, और ये प्लानिंग अब ये हमारे पिछले, मैं तो कहूँगा कि बस 100 साल, 40 साल, 50 साल के बाद उसमें ही सिंह साधुओं को तो दोस्तों कट ऑफ किया ही है हम लोगों ने. समझ नहीं पाए, या जैसे हम लोग हैं बस बुद्धू मान लो, और फिर साथ में ये फॉरेन कल्चरल इकोनॉमिक इन्वेजन्स और फॉरेन रिलीजियस इंग्रेस, जो मैंने शुरू की थी बात जिहाद और कन्वर्जन्स वाली. मैंने जानबूझ के जिहादी और कन्वर्जनिस्ट की बात नहीं की है. मैं तो कहता हूँ पूरा जो ये टॉपिक है ना, यही स्टेप ब्रदर्स हैं हमारे. जो हमारे देश में पाप माना जाता था वो हमारे यहाँ पे आके बैठ गया, और धीरे धीरे दोस्तों ये स्वामी ये तो चोर डिक्लेयर हो गया. जो साधु था ये तो ड्रग एडिक्ट डिक्लेयर हो गया. ये जो हैं ये एस्केपिस्ट्स हैं, जीवन से भागे हुए हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और नॉलेज की तो बात ही छोड़ दो. ये इंडल्ज करते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, अप टू चाइल्ड लिफ्टिंग एंड दोज थिंग्स. चाइल्ड लिफ्टिंग भारत का सोच भी नहीं पाते हम लोग दोस्तों. और फिर धीरे धीरे जो अभी भी हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स में, पुलिस में, कोर्ट्स में, ये लोग ये सोच बैठ गई और इन साधुओं को मैन हैंडल करना शुरू कर दिया. इनकी ना सुनना, और पब्लिक की भी कहाँ सुनते हैं दोस्तों, मारना, और यहाँ तक कि चाहे तो इन्हें मार देना, ओपन में मरवा देना अपने सामने. कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट के पैसे से सैलरी पा रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं. अब देखो ना पॉल घर का केस, जहाँ से हमने शुरू किया था, अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पुराना वीडियो है, 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, साल पुराना भी हो सकता है, उसको किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे सोशल थ्रस्ट पे उसको लॉन्च करो और इकोसिस्टम उसके ऊपर चालू हो जाए. यहाँ तक कि कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट, तो ये व्यथा हमारी पहुंच चुकी है दोस्तों भारतीयता की. मेरा तो दोस्तों बस यही कहना है कि कॉमन मासेस और हम भी बैटल तो लूज जैसे कर ही चुके हों, लेकिन उम्मीद तो फिर प्रोफेशनल्स से ही है ना दोस्तों. आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आपने अपनी सिक्योरिटी जमा कर ली है और आपसे बहुत सारे अमीर से अमीर लोग पड़े होंगे, लेकिन वो सोच नहीं सकते. वो तो इसमें से भी अपना फ़ायदा, अपने लिए अपॉर्चुनिटी ही खोजते रहते हैं. आप ऐसे नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं भारतीय हैं, भारतीयता से सने हुए हैं. तो ये है आपसे रिक्वायरमेंट, ये है प्रॉब्लम जो मुझे तंग करती ही रहती है. सोचा अपनों से तो शेयर कर लूँ. दोस्तों ये जानना कि शास्त्र जो है ना, जो अब हमको अवेलेबल है, ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, और ये अब पॉइंटर भी नहीं रहा बात दोस्तों. ये शास्त्र हैज़ बीन ह्यूमन, इट टचेस मैन. शास्त्र शुरू से ही मेथोडोलॉजिकल वर्किंग इनटू द मैन रहा है. अब विद साधुज रिमूव्ड, द पोजेसर ऑफ ग्रेट इंडियन experiential knowledge has been removed from our society. Only Indian professionals can break this nexus.
इसमें दोस्तों एक चीज़ और हमेशा रखना ख्याल में, बाद में मैं इस पर बताऊंगा कि योग दर्शन साफ साफ कहता है कि करना तो तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। कहता है कि चित्त का चेंज तो साधक को स्वयं ही करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे हैं कि कहते हैं कि गुरुजी आपके पास हम आए और हम तो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, 20-20 साल से तपस्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि का गुणगान कर रहे हैं, दिन में इतनी माला जपते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। दोस्तों मैंने बताया था ना कि एक बार सरकार को सूझी थी कि मॉरल्स स्पिरिचुअल ज्ञान अध्यात्म पढ़ाया जाए बच्चों को, पॉसिबल नहीं है, सब तो कंफ्यूज हो गए थे। सिर्फ योगा वालों ने बताया कि पहले तो मॉरल वैल्यूज अपनी ठीक कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा विचार ऑन कन्वर्जन एंड जिहाद आर स्टेप ब्रदर्स। आशा करता हूँ आपको मेरी ये सोच ठीक लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, अपने लिए पर्पसफुल लगा होगा। प्लीज़ 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 इसको लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, अपने व्यूज़ कमेंट्स कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस अस ऑल।